1974 में पाकिस्तान ने राजस्थान के सहरा में अपना पहला जौहरी तजुर्बा किया। इस एक धमाके ने पूरे खित्ते का ताकत का तवाज़ुन बदल दिया। पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ एक खबर नहीं थी बल्कि एक बड़ा सिक्योरिटी खतरा था। पाकिस्तान में ये सोच तेज़ी से पुख्ता हो रही थी कि वो अगर अपना दिफा मजबूत ना कर सका तो मुस्तकबिल में इसकी सलामती हमेशा के लिए ख़तरे में रह सकती है। इसी दौरान यूरोप में बैठा एक पाकिस्तानी साइंसदान ये सब देख रहा था। वो जानता था कि असल ताकत सिर्फ फौजी तादाद में नहीं बल्कि उस टेक्नोलॉजी में है जिसे दुनिया के चंद ममालिक अपने सख्त कंट्रोल में रखना चाहते हैं। इस साइंसदान का नाम था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अप्रैल 1936 को भोपाल में पैदा हुए। तकसीम के बाद इनका ख़ानदान पाकिस्तान आ गया और कराची में आबाद हो गया। उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की और फिर आला पढ़ाई के लिए यूरोप चले गए। जर्मनी, नीदरलैंड और बेल्जियम की यूनिवर्सिटियों में उन्होंने मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग पढ़ी। ये वो शोबा था जिसमें धातुओं की साख्त, ताकत और इस्तेमाल को समझा जाता है। बाद में यही इल्म इनके लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ। यूरोप में इन्हें नीदरलैंड की कंपनी यूरेनको में काम करने का मौका मिला। ये इदारा यूरेनियम अफसोदगी के इंतहाई हसास मंसूबों से जुड़ा हुआ था। यहाँ गैस सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी पर काम होता था। ये वो निज़ाम था जिसके ज़रिए यूरेनियम को इस काबिल बनाया जाता है कि वो जौहरी तवानाई या हथियारों के प्रोग्राम में इस्तेमाल हो सके। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को इस माहौल में ऐसी मालूमात तक रसाई मिली जो आम इंजीनियर के लिए मुकम्मल नहीं होती थी। उन्होंने डिज़ाइन, तरीक़ाकार, मशीनों की साख्त और तकनीकी असूलों को गहराई से समझा और याद किया। भारत के जौहरी तजुर्बे के बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो पहले ही ऐलान कर चुके थे कि मुल्क को हर हाल में जौहरी ताकत बनना होगा। इसी दौरान अब्दुल कदीर खान ने भुट्टो को ख़त लिखा और अपनी खिदमात पेश की। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान रवायती रास्ते से बहुत आहिस्ता आगे बढ़ेगा मगर गैस सेंट्रीफ्यूज के ज़रिए यूरेनियम अफसोदगी का रास्ता निस्बतन तेज़ और मुमकिन हो सकता है। ये पेशकश पाकिस्तान के लिए एक अहम मौका थी क्योंकि आलमी पाबंदियाँ और टेक्नोलॉजी की बंदिश पहले ही एक बड़ी रुकावट बन चुकी थी। दिसंबर 1976 में अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान वापस आए। इनके पास वो इल्म और दस्तावेज़ात थी जिनकी बुनियाद पर एक नया रास्ता खोला जा सकता था। रावलपिंडी के करीब कहूटा में एक खुफिया मरकज़ कायम किया गया जो बाद में खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ के नाम से मशहूर हुआ। बाहर की दुनिया के लिए ये जगह ज़्यादा नुमाया नहीं थी मगर अंदर एक ऐसा मंसूबा चल रहा था जो पाकिस्तान की दिफाई तारीख बदलने वाला था। कहूटा में काम शुरू हुआ तो मुश्किलात हर तरफ से सामने आई। मशीनों के पुर्जे आसानी से दस्तयाब नहीं थे। आलमी निगरानी सख्त थी। मगरबी ममालिक पाकिस्तान के प्रोग्राम को रोकना चाहते थे। ऐसे हालात में एक प्रोक्योरमेंट सिस्टम बनाया गया जिसके ज़रिए मुख्तलिफ ममालिक से सामान, आलात और तकनीकी चीज़ें हासिल की गई। छोटे छोटे पुर्जे अलग अलग रास्तों से आते और फिर इन्हें जोड़कर सेंट्रीफ्यूज मशीनें तैयार की जाती। ये काम सिर्फ साइंसी नहीं था बल्कि इंतज़ामी, सिफारती और खुफिया सतह पर भी इंतहाई पेचीदा था। 1979 तक पाकिस्तान यूरेनियम अफजुदा करने की सलाहियत हासिल कर चुका था। ये वो मकाम था जहां मुल्क ने दिफाई मैदान में एक बड़ी छलांग लगाई। कई साल तक ये प्रोग्राम खामोशी से आगे बढ़ता रहा। फिर 28 मई 1998 को बलूचिस्तान के इलाके चागी में पाकिस्तान ने जौहरी धमाके कर दिए। दुनिया को वाज़ेह पैगाम मिल गया कि पाकिस्तान अब एटमी ताकत बन चुका। इस कामयाबी के बाद अब्दुल कदीर खान को कौमी हीरो का दर्जा मिला और इन्हें मोहसिन पाकिस्तान कहा जाने लगा। लेकिन इसी कामयाबी के पीछे एक दूसरा बाब भी मौजूद था जो बाद में आलमी सतह पर सबसे बड़ा तनाज़ा बन गया। पाकिस्तान के लिए बनाया गया खुफिया ख़रीदारी निज़ाम वक्त के साथ एक बैनुल अक़वामी नेटवर्क की शक्ल इख्तियार कर गया। इसका मरकज़ी मरकज़ दुबई बताया जाता है जहाँ से राब्ते, अदायगियाँ, दस्तावेज़ात और शिपमेंट्स को मुनज़्ज़म किया जाता था। इस निज़ाम में कई गैर मुल्की ताजिर, इंजीनियर और फ्रंट कंपनियां शामिल थी। कागजात पर चीज़ें एक मकसद के लिए दिखाई जाती थी मगर असल मंजिल कुछ और होती थी। इस नेटवर्क से सबसे पहले ईरान का नाम जुड़ा। 1987 के करीब ईरान को सेंट्रीफ्यूज की डिज़ाइन, पुर्जे और तकनीकी मदद फराहम होने की रिपोर्ट्स सामने आई। ये चीज़ें बाद में ईरान के यूरेनियम अफसोदगी प्रोग्राम की बुनियाद का हिस्सा बनी। मामला कई साल खुफिया रहा मगर जब आलमी इदारों ने तहकीकात शुरू की तो पुराने राब्ते और दस्तावेज़ात सामने आने लगे। दूसरा बड़ा मामला लीबिया के साथ था। मुअम्मर कज़ाफ़ी अपने मुल्क को जौहरी ताकत बनाने का ख्वाब देख रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक लीबिया को सिर्फ चंद पुर्जे नहीं बल्कि एक मुकम्मल पैकेज देने की कोशिश की गई। इसमें सेंट्रीफ्यूज डिज़ाइन, पुर्जों की तैयारी, अफसोदगी से मुतालिक मालूमात और हथियार के इब्तदाई खाकों तक की बात शामिल थी।
मलेशिया में पुर्जे बनाए गए, दुबई के रास्ते सामान मुंतकिल हुआ और झूठे कागजात इस्तेमाल किए गए ताकि असल खरीदार छुपा रहे। तीसरा ताल्लुक शुमाली कोरिया से जुड़ा हुआ था। इस मामले में इल्ज़ाम ये था कि सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी के बदले पाकिस्तान को मिसाइल प्रोग्राम में मदद मिली। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्दुल कदीर खान ने शुमाली कोरिया के कई दौरे किए। इसी ताउन को बाद में गौरी मिसाइल प्रोग्राम से भी जोड़ा गया। यह हिस्सा आज भी सबसे ज़्यादा हसास समझा जाता है क्योंकि इसमें जौहरी और मिसाइल दोनों पहलू शामिल थे। कई साल तक ये सब पर्दे के पीछे चलता रहा, मगर 2003 में एक वाक़े ने पूरी कहानी खोल कर रख दी। मलेशिया से तैयार होने वाले सेंट्रीफ्यूज पुर्जे एक जर्मन जहाज़ BBC चाइना के जरिए लीबिया भेजा जा रहा था। अमरीकी और बरतानवी खुफिया इदारे पहले ही इस शिपमेंट पर नज़र रखे हुए थे। अक्टूबर 2003 में इटली की बंदरगाह टरंटो पर जहाज़ को रोक लिया गया। जब कंटेनर खोले गए तो अंदर वो सामान मौजूद था जो लीबिया के जौहरी प्रोग्राम से जुड़ा हुआ था। यही वो लम्हा था जब आलमी दबाव अचानक बढ़ गया। लीबिया ने अपना प्रोग्राम ख़त्म करने का ऐलान किया और मगरबी ममालिक को तफसीलात फराहम कर दी। तहकीकात में सप्लायर्स, कंपनियों और राब्तों की कड़ियाँ खुलने लगी। आखिरकार ये मामला पाकिस्तान तक पहुंचा और अब्दुल कदीर खान का नाम दुनिया भर की सुर्खियों में आ गया। 4 फरवरी 2004 को पाकिस्तान टेलीविज़न पर एक गैर मामूली मंजर नशर हुआ। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कौम के सामने आए और उन्होंने एतराफ़ किया कि जौहरी टेक्नोलॉजी ईरान, लीबिया और शुमाली कोरिया तक पहुंची। उन्होंने जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और रियासती इदारों को इस मामले से अलग करार दिया। इसी दिन सदर परवेज़ मुशर्रफ ने इन्हें माफ़ कर दिया, मगर इसके बाद वो घर में नज़रबंद कर दिए गए। ये नज़रबंदी कई साल जारी रही। पाकिस्तान में बहुत से लोग इन्हें अब भी कौमी हीरो मानते रहे, जबकि बैरूनी दुनिया में इनका नाम जौहरी फैलाव के सबसे बड़े किरदार के तौर पर लिया जाता रहा। एक ही शख्स के बारे में दो बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीरें बन चुकी थी। एक तरफ वो आदमी जिसने पाकिस्तान को दिफाई ताकत दी, दूसरी तरफ वो शख्सियत जिस पर हसास तरीन टेक्नोलॉजी दूसरे ममालिक तक पहुंचाने का इल्ज़ाम था। 2009 के बाद इनकी पाबंदियां कुछ नरम हुई, मगर वो पहले जैसे अवामी किरदार में वापस ना सके। 10 अक्टूबर 2021 को इस्लामाबाद में इनका इंतकाल हो गया। इन्हें सरकारी एजाज़ के साथ दफन किया गया, मगर इनकी ज़िंदगी से जुड़े कई सवाल आज भी बाकी हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सब कुछ एक आदमी अकेला कर सकता था? क्या किसी आला सतह पर इस नेटवर्क की खबर नहीं थी? इस पूरे मामले में कितना पैसा शामिल था? कितने नाम सामने आए और कितने हमेशा के लिए छुप गए? इन सवालात के मुकम्मल जवाब आज तक दुनिया के सामने नहीं आ सके। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की कहानी सादा नहीं है। वो न सिर्फ एक साइंसदान थे, बल्कि एक ऐसे किरदार बन गए जिसने जनूबी एशिया की ताकत का तवाज़ुन बदल दिया। पाकिस्तान के लिए वो मोहसिन पाकिस्तान है, मगर आलमी सियासत में इनका नाम एक ख़तरनाक जौहरी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। यही तजाद इनकी ज़िंदगी को तारीख़ की सबसे पेचीदा कहानियों में शामिल करता है। एक तरफ चाकी के पहाड़ हैं जहां पाकिस्तान ने अपनी दिफाई ताकत का ऐलान किया, दूसरी तरफ वो खुफिया रास्ते हैं जहां से टेक्नोलॉजी सरहदों के पार गई, और इन्हीं दोनों तस्वीरों के दरमियान AQ खान का असल राज छुपा हुआ।